नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग को यूनिट 2 कंप्लीट तीनों पॉइंट ख़त्म करने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब यूनिट ख़त्म होती है तो इसका PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की टाइम कम है, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। बट जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रही हूँ उसे अपनी स्टडी में मात्र एक हेल्प समझिए। फुल कोर्स तो पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में। और ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम 8-9 के लेवल का है, तो उतनी चीज़ें आपकी तैयार होगी, बस उसे वापस से रिकॉल करना है, उसे बस समझना है। सो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी आपके पास नॉलेज है उसको वापस से रिवाइज़ कीजिए, और कुछ नहीं किया जा सकता। फिर भी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है तत्कार एवं बोलों को भातखंडे एवं विष्णु दिगंबर पद्धति में लिखने का अभ्यास। सेकंड पॉइंट है ध्वनि एवं नाद के विषय में साधारण ज्ञान। यह क्वेश्चन जो है वो संगीत से रिलेटेड पूछा गया है। तीसरा है एक ताल एवं सुल ताल का परिचय दें। यह ताल से रिलेटेड है, मतलब इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन जो है ध्वनि एवं नाद का, वो आपका थियोरेटिकल में जाएगा। और दो चीज़ें जो है का, इसे मैं सिर्फ एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी, क्योंकि इसकी थ्योरी काफ़ी लेंदी हो जाएगी। चार्ट से आपको बस ये समझना है कि अगर दोनों चिन्हों में आपको अंतर करने आ जाए कि भातखंडे पद्धति जब हम लिखते हैं तो कौन सी चिन्ह का यूज़ करते हैं, और विष्णु दिगंबर पद्धति में उसी चिन्ह को किस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि भातखंडे पद्धति तो आप लोग जानते होंगे, जो आप ताल लिपिबद्ध करते हैं, और जिन चिन्हों का यूज करते हैं वो आपकी अपनी पद्धति है। क्योंकि हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो हम लोग भातखंडे संगीत पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, और विष्णु दिगंबर पद्धति जो है वो कर्नाटक पद्धति है। तो यहाँ कुछ चिन्हों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि MCQ जो बनेंगे उसी पे बनेंगे। जैसे सम का चिन्ह भातखंडे में क्रॉस यानी गुने के चिन्ह से लिया जाता है, तो सम का चिन्ह विष्णु दिगंबर में एक, मतलब ताल की जो संख्या होती है, मतलब सीधे से बोलेंगे कि संख्या से डिनोट किया जाता है। खाली का चिन्ह हमारी तरफ 0, यानी हमारी तरफ क्या, भातखंडे पद्धति का 0, और विष्णु दिगंबर में प्लस से। ताली जैसे भातखंडे में लिखा हुआ है कि दूसरी ताली के स्थान पर दूसरा नंबर, तीसरी ताली पे तीसरा नंबर, जबकि विष्णु दिगंबर में क्या किया जाता है कि जो नंबर चल रहा होता है, जैसे मात्रा का जो नंबर होता है वही ताल का नंबर होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना कि 3 ताल में दूसरी ताली किस नंबर पे आती है, तो आप बोलते हैं 5वें नंबर पे, है ना। तो 5वां नंबर हमारे लिए होता है क्या, मात्रे का नंबर, लेकिन ताली क्या होती है, दूसरी। जबकि विष्णु दिगंबर में वही 5वां नंबर ही 5 ही लिखा जाता है, जिससे वो दूसरा का कोई ऐसा नंबर नहीं होता है, बस उन्हें समझ लिया जाता है कि 5 नंबर पे ताली पड़ती है। विभाग का चिन्ह इसमें खड़ी लाइन से दर्शाते हैं। हमारे तरफ क्या, भातखंडे पद्धति। और विष्णु दिगंबर पद्धति में विभाग को नहीं दर्शाया जाता, विभाग नहीं होते एक तरह से, लेकिन जब एक आवृत्ति पूर्ण होती है ना, तो एक लंबी लकीर खींच देते हैं, जिसको डिनोट करने के लिए कि ये यहाँ पे एक आवृत्ति खत्म हो गया। अब मात्रा काल के लिए, किस मात्रा काल के लिए कितनी मात्राओं के लिए क्या क्या चिन्ह यूज होते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। एक मात्रा के लिए भातखंडे पद्धति में कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे ता लिखना है, आ लिखना है, इसके लिए कोई चिन्ह नहीं होता, सादा लिख दिया। दिगंबर पद्धति में एक मात्रा के नीचे एक पड़ी हुई लकीर देनी होती है। वहीं 1.5 मात्रा हमारे तरफ में भातखंडे पद्धति में ता के आगे एक अंडरलाइन करते हैं, या पहले भी करते हैं, और उसे चंद्रकार में घेरते हैं। और विष्णु दिगंबर में यही चीज़, एक मात्रा के लिए तो पड़ी हुई लाइन, और प्लूत के चिन्ह के नीचे 0, मतलब आधी मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, 0, ठीक है। 2 मात्राएं के लिए हमारी तरफ ता और एक हाइफन मतलब पड़ी हुई लाइन खींच देते हैं, मतलब उसे लंबा कर देते हैं। और विष्णु दिगंबर में वही 2 मात्राओं के नीचे अजीब सा जिगजैग शेप में एक लाइन बनी हुई होती है, ठीक है। और इसे आप ध्यान से देख लेंगे, मतलब इसमें ऐसा समझाने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको ये देखकर पता चलना चाहिए। अब जैसे मैं आगे एक बता दूं, हम जब आधी मात्रा का कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे तत लिखना है, तो तत के लिए हम लोग क्या करते हैं, भातखंडे में चंद्रकार कर देते हैं। और तत् एक्चुअल में क्या है, वो आधी मात्रा है, ठीक है। 1/2 मात्रा बोली जाती है। तो आधी मात्रा के लिए विष्णु दिगंबर में हर अक्षर के नीचे 0 लगाते हैं, ओ बोलिए या 0 बोलिए। अब 1/4 मात्रा, 1/4 मात्रा कौन सी हुई, थेई तक या दिग, ठीक है, जिसमें तिरकिट, ये सारी 1/4 हुई। तो 1/4 के लिए उनके यहाँ, मतलब विष्णु दिगंबर पद्धति में हर अक्षर के नीचे चंद्रकार लगाते हैं। हमारी तरफ चंद्रकार का मतलब क्या होता है, चंद्रकार में जितनी मात्राएं
चंद्रकार में जितनी मात्राएं उतने गुण बोले जाते हैं। मतलब अगर एक चंद्रकार में 2 मात्राएं लिखी हुई है तो इसका मतलब हम लोग की तरफ दुगुन होता है, 3 है तो तिगुन। लेकिन उनके यहाँ चंद्रकार का मतलब 1/4, अगर 4 जगह बटा हुआ है तो 4 चंद्रकार वाले हर अक्षर लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है। अगला है ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि जो भी कुछ हम कानों के द्वारा सुनते हैं वही ध्वनि कही जाती है। अब ध्वनि जो होती है वो मधुर भी हो सकती है और कर्कश भी हो सकती है। भी ध्वनि जो कानों को अच्छी लगे वो मधुर ध्वनि होगी। अब इसमें किसी चिड़िया की आवाज़ हो सकती है, या सुबह सुबह आप उठते हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं, वो ध्वनि भी आपको अच्छी लग सकती है। और कर्कश ध्वनि में जो ध्वनि होती है वो कानों को बहुत बुरी लगती है। इसमें कुछ भी हो सकता है, आस कोलाहल, शोर, गाड़ियों की आवाज़, ये सभी कर्कश ध्वनि में आती है। जो मधुर ध्वनि होती है वो जब हमारे कानों को लगती है तो हमारे मन को शांति मिलती है, हम अंदर से खुश महसूस करते हैं। और जब कर्कश ध्वनि सुनते हैं तो हमारे अंदर से गुस्सा उठता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा मूड खराब हो जाता है। अब इसमें जो संगीत में जिन ध्वनि का इस्तेमाल होता है वो मधुर ध्वनि ही होती है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही डाला हुआ है कि नाद क्या है, इसके प्रकार लिखें। नाद संगीत के अंतर्गत मधुर लगने वाली उस ध्वनि को कहते हैं जिससे सभी प्रकार के संगीत की सृष्टि होती है। नाद के 2 भेद हैं, आहत नाद और। अब नाद की 3 विशेषताएं हैं। पहला है नाद की ऊंचाई अथवा निचाई, दूसरा है नाद का छोटा अथवा बड़ापन, और तीसरा है नाद की जाति अथवा गुण। अब इसमें नाद की ऊंचाई निचाई से मतलब ये है कि जैसे हम सारे ग म प ध नि सा बजाते हैं तो हर स्वर ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे से थोड़ा ऊंचा होते जाता है। मतलब सा से ऊंचा रे है, रे से ऊंचा ग है, तो यह नाद की ऊंचाई अथवा निचाई होती है। फिर नाद का छोटा अथवा बड़ापन क्या होगा कि जब भी हम कोई ध्वनि को बजाने की कोशिश करते हैं तो गूंज के कारण कोई ध्वनि ज़्यादा देर बजती है, और ठोस घनत्व वाली चीज़ें जो होती हैं उस पे मारने से ध्वनि कम देर के लिए होती है। जैसे मैंने घंटा, मंदिर के घंटे का एग्जाम्पल लिया और काठ पर मारने का एग्जाम्पल लिया। काठ पर मारी गई ध्वनि जल्दी खत्म हो जाती है और घंटे वगैरह या तबला ढोलक पे गूंज करके पैदा की हुई ध्वनि देर तक होती है। तो ये आपका हो गया नाद का छोटा अथवा बड़ापन। छोटा बड़ापन का संबंध समय से है, मतलब वो कितनी दूर तक सुनाई देती है, कितनी ज़्यादा देर तक बजती है। जाति अथवा गुण का जो विशेषता है वो वाद्यों के बनावट पर निर्भर करता है। जैसे सितार का जो ध्वनि होगा वो हारमोनियम से मैच नहीं करेगा, तानपुरे का अलग ध्वनि होगा, मृदंग का अपना अलग ध्वनि है, पखाउज का अपना अलग साउंड है, तबले का अपना अलग साउंड है। मतलब हर वाद्य यंत्र एक दूसरे से भिन्न है और एक दूसरे से अलग अलग ध्वनि निकाल। अब इसमें भी देख लीजिए, जैसे हर इंसान की आवाज़ एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होगी। जैसे मैं जो बोल रही हूँ मेरी आवाज़ आपसे मैच नहीं करेगी, कभी नहीं मैच करती है एक पर्सन की दूसरे पर्सन से। या जानवरों की आवाज़ देख लीजिए, कभी एक जानवर की आवाज़ दूसरे जानवर से नहीं मैच होती है। अब तीसरा पॉइंट है जो ताल का है, और ताल में है आपको पढ़ना एक ताल और सूल ताल। अब इसमें जो MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या याद करना है। पहली बात तो ताल की बनावट जो है वो याद रहनी चाहिए, और मात्रा और ताली खाली कितने हैं, विभाग कितने हैं, ये याद रहना चाहिए। और अगर उस ताल से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं, जैसे एक ताल में क्या बजाया जाता है, वो सोलो बज सकता है या नहीं, क्या क्या प्रदर्शन किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एक ताल के बारे में। एक ताल में 12 मात्रा होती है, 6 विभाग होते हैं, ताली 4 और खाली 2 होते हैं। इसकी जो बोल रचना है वो है धिन धिन धागे तिरकिर तू ना कत्ता धागे तिरकिर धीना। इसका जो परिचय है वो इसमें लिखा हुआ है कि आधुनिक ख्याल गायकी के युग में विलंबित लय में बजाया जाने वाला सबसे अधिक प्रचलित ताल एक ताल है। एक ताल और चौताल के स्वरूप और आघात में कोई अंतर नहीं है, केवल ठेके के बोल। चार ताल और एक ताल में केवल ठेके के बोल और प्रयोग विधि में ही अंतर है। इसका प्रयोग स्वतंत्र वादन में होता है, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अति विलंबित लय से लेकर अति द्रुत लय तक यह बजाया जाता है। यह एक समपद ताल है। समपद ताल मतलब हर विभाग में बराबर मात्रा में बोल आते हैं। जैसे 2 2 2 का ये है, 6 विभाग होते हैं तो हर विभाग में 2 2 मात्राएं आती हैं। एक ताल में पिस्कारा, कायदा, टुकड़ा, परन सभी कुछ बजाया जाता है। नृत्य संगति में भी एक ताल प्रदर्शित किए जाते हैं। अब इससे सवाल क्या बनेगा, सवाल ये बन सकता है कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, या पद 4 पद का नाम दे देगा और पूछेगा कि एक ताल कौन पद की ताल है। जैसे चतुस्त्र, तीस्त्र,
संपद ऐसा कुछ लिख देगा तो आपको बोलना होगा कि संपद है। और ताली कितनी होती है ये पूछ सकता है, या खाली की मात्रा खाली कितनी आती है, या पहली खाली जो होती है वो किस मात्रा पे होती है। तो पहली खाली आपकी तीसरी मात्रा पे और दूसरी खाली जो होगी वो सातवीं मात्रा पे। या आपसे पूछा जा सकता है कि 4 ताल के समान कौन सी ताल है, या एक ताल के समान ताली खाली या विभाग वाली दूसरी कौन सी ताल है। तो वो 4 ताल और एक ताल समान होते हैं, ये आपको जवाब देना होगा। अगली ताल है सूल ताल। सूल ताल का दूसरा नाम सुल्फाक ताल या सुल्फाक्ता ताल भी है। सूल ताल में मात्रा 10 होते हैं, विभाग 5 होते हैं। ताली 3 होती है, 1, 5 और 7 पर, तथा खाली 2 होती है, 3 और 9 पर। इसकी जो बोल संरचना है वो है धा धा दिन ता किट धा तेटे कत गदिगन। कहीं कहीं इसे धा दिन ता तेटे कत गदिगन ऐसे भी लिखा जाता है। अब सूल ताल के प्रचलित नामों को आपको याद रखना होगा। या तो प्राचीन में इस ताल का नाम उसूले फाख्ता था, जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते सूल फाख्ता या सूल ताल हो गया। मोहम्मद करम इमाम ने अमीर खुसरो द्वारा रचित 17 तालों में इस ताल की भी गणना की है। मृदंग का एक संपद ताल है। संपद इसे भी कहा जाएगा क्योंकि हर विभाग में 2-2-2 की बनावट है। इसका प्रयोग मध्य लय में होता है और ध्रुपद गाने के लिए इसकी संगत की जाती है। इसमें परन, पड़ाल, रेला और तिहाई आदि बजाया जाता है। अब इसमें MCQ क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे। आपको सबसे पहले सूल ताल के अदर नाम भी याद रखने हैं। हो सकता है आपसे पूछा जा सके कि सूल ताल के और नाम क्या है, ऑप्शन दिया जाए सूल फाक, सूल फाक्ता, ये सारे। या हो सकता है पूछा जाए कि प्राचीन में सूल ताल का नाम क्या था, तो आपको बोलना होगा उसूले फाक्ता। या ये भी पूछा जा सकता है कि यह बोल किसके द्वारा, यह जो ताल है वो किसके द्वारा रचना की गई है, तो आपको अमीर खुसरो ऑप्शन लेना होगा। अब इसकी पद पूछी जा सकती है कि वह कौन सा पद का ताल है, तो संपद ताल है। और इसकी संगत किसके साथ की जाती है, तो हो सकता है आपको परन, पड़ाल, रेला और तिहाई ये सारे ऑप्शन में से कुछ एक ऑप्शन रखा जाए और बाकियों को हटा दिया जाए, या सभी ऑप्शन रखकर तब उपयुक्त में सभी आपको लगाना होगा। अब संपद और असंपद का, या हो सकता है आपसे पूछा जा सके कि किस ताल का नाम किसी चिड़िया के नाम पे रखा हुआ है। ये रेयर है बट हो सकता है कि ऐसा भी पूछा जा सके।